हेलो डियर स्टूडेंट्स। लेसन 4 कर रहे हैं आजकल द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। इसका आज हम थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं। बेटे कल हमने पढ़ा था कि 632 में जो था पैगंबर मोहम्मद साहिब का देहांत हो जाता है। उसके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बने इस बात के ऊपर डिस्प्यूट हो जाता है, क्योंकि कौन उनके जैसा इतना महान होगा, किसको बनाया जाए। तो फिर उम्मा को जो थी, उम्मा जो कि एक धार्मिक समुदाय था जिसे पैगंबर मोहम्मद साहिब ने फॉर्म किया था, उनको ये अधिकार दे दिया गया। तो वो जो थे खिलाफत में बदल गए और इसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी था उसको जो था खलीफा बनाया गया। तो 4 खलीफा हुए थे, कल हमने पढ़े थे। एक तो थे अबू बकर, फिर थे उमर, तीसरे थे उस्मान और चौथे थे अली। मैंने आपको बताया था कि जो अबू बकर था उन्होंने 2 साल तक शासन किया, क्योंकि काफ़ी कबीले मोहम्मद साहिब के बाद जो थे वो अलग हो गए थे। तो उनके देहांत के बाद, उनकी डेथ के बाद, तो अबू बकर ने जो रिवोल्ट हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे, उन सबको दबाया। 2 साल के बाद जब उनकी डेथ हो गई तो उमर बने। उमर जो थे उन्होंने एक्सपेंशन पॉलिसी अपनाई, यानी कि उन्होंने विस्तार की नीति अपनाई और नई नई जगहों को उन्होंने जीता था, अपने शासन का विस्तार किया था। इसके बाद जो तीसरे खलीफा आए वो थे उस्मान और चौथे थे अली। तो आज इनके बारे में, उस्मान और अली के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले अब हम एक बार देख लेते हैं कि खिलाफत के उद्देश्य क्या थे। सबसे पहले कबीलों पर नियंत्रण रखना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कबीले जो थे वो पैगंबर मोहम्मद साहिब की डेथ के बाद बहुत से कबीले उनसे अलग हो गए थे उनके साम्राज्य से, तो उनको कंट्रोल में रखना ताकि वो विद्रोह ना करें, वो अलग ना हों। राज्य के लिए संसाधन जुटाना, लोगों के वेलफेयर के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करना। पैगंबर साहिब के बाद बहुत से कबीले इस्लामी राज्य से अलग हो गए। कुछ कबीलों में तो स्वयं के पैगंबर भी बना लिए। पहले खलीफा अबू बकर ने अनेक अभियानों द्वारा इन विद्रोहों को दबाया। दूसरे खलीफा उमर ने विस्तार की नीति अपनाई और लूट द्वारा रिसोर्सेज कलेक्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने बाइजेटाइन और समानी साम्राज्य को लूटने के लिए सेना बनाई। बेटे बाइजेटाइन जो था ये एक ईसाई कंट्री था, ईसाई एम्पायर था, और समानी जो था ये एक बहुत पुराना धर्म है, जरथ्रस्तु। इस धर्म को मानते थे। तो ये क्योंकि मुस्लिम नहीं थे इसलिए इनको जो था, और ये काफ़ी पावरफुल थे, तो इनको ये था कि उमर को कि इनको हम जीत कर काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेंगे। तो इनको लूटने के लिए जो थी ज़बरदस्त सेना बनाई गई। 3 सफल अभियानों के बाद अरबों ने सीरिया, ईरान, इराक, मिस्र और मदीना को अपने कंट्रोल में ले लिया। मदीना, आपको याद होगा कि पैगंबर मोहम्मद साहिब मक्का से मदीना की तरफ ही गए थे और मदीना को उन्होंने अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया था, और मक्का जो था उनका रिलीजियस सेंटर बना था। तो ये सारे जो सीरिया, ईरान, इराक, मिस्र थे, ये मदीना के कंट्रोल में आ गए। अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं। खिलाफत ऑब्जेक्टिव्स: कीपिंग कंट्रोल ओवर ट्राइब्स, कबीलों के ऊपर कंट्रोल रखना। मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर द स्टेट, राज्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट करना। मैनी ऑफ द ट्राइब्स सेपरेटेड फ्रॉम द इस्लामिक स्टेट आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद। फर्स्ट खलीफा अबू बकर सप्रेस्ड दीज रिबेलियन बाय सेवरल कैंपेन्स। ठीक है, उन्होंने इनको जो रिवोल्ट हुए थे इनको दबाया था। The second Khalifa Umar adopted the policy of expansion and attempted to gather resources by plunder. लूट के द्वारा उन्होंने पैसा इकट्ठा करने का प्रयास किया। He formed an army to plunder the Byzantine and Samani empires. Arabs took control of Syria, Iran, Iraq, Egypt and Medina after 3 successful campaigns. ठीक है, अरब सफल क्यों हुए? अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि अरब इतने इन्होंने अभियान लड़े, ये सक्सेसफुल क्यों होते गए? सबसे पहले था सामरिक नीति यानी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी। इनकी सामरिक नीति यानी लड़ाई लड़ने की जो पॉलिसी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। हथियार कैसे चलाने हैं, प्लानिंग कैसे करनी है, तो ये सब में ये बहुत परफेक्ट थे।
सेकंड था धार्मिक जोश, रिलीजियस पैशन, यानी इनको इनमें ये मुसलमानों में था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम को फैलाएं। तो धार्मिक जोश बहुत था कि इनको वैसे भी था कि इस टाइम तीनों खलीफाओं के टाइम में, चारों खलीफाओं के टाइम में, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है उनका जो दूसरे धर्मों के उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाए और उन्हें मुसलमान बनाया जाए। विरोधियों की कमज़ोरी कुछ इनकी जो थी अच्छी किस्मत थी, जो इनके ओपोनेंट्स थे वो काफ़ी वीक थे, वीक इन द सेंस कि उनमें यूनिटी नहीं थी, लड़ने की प्लानिंग नहीं थी, लड़ाई लड़ने की इनमें कला नहीं थी, तो जिसके कारण इस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया। इसके बाद तीसरे खलीफा उस्मान ने अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक फैलाने का प्रयास किया। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहिब की मृत्यु के 10 साल के अंदर अरबों ने नील और अक्सास के विशाल क्षेत्र पर कंट्रोल कर लिया। पहले जो खलीफा अबू बकर थे उन्होंने विद्रोहों को दबाया था, 2 साल के बाद डेथ हो गई थी। सेकंड जो खलीफा थे उन्होंने एक्सपेंशन पॉलिसी अपनाई थी, और तीसरे जो खलीफा और उस्मान थे उन्होंने भी एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाई। और 10 साल के अंदर अंदर अरबों ने नील नदी, अफ्रीका में जो नील नदी है और अक्सास का एरिया है उसके बीच में बहुत बड़ा विशाल एरिया आता है, उसको इन्होंने जीत लिया। राजनीतिक विस्तार से झगड़े भी हुए। जब इतना पॉलिटिकल एक्सपेंशन हो जाए तो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स तो खड़े हो ही जाते हैं। इससे उम्मा वही जो धार्मिक समुदाय पैगंबर साहिब ने बनाया था, तो उनकी एकता को खतरे का सामना करना पड़ा। तीसरे खलीफा जो उस्मान थे वो उनके कबीले का नाम कुरैश था। आपको याद होगा कि पैगंबर मोहम्मद साहिब के कबीले का नाम भी कुरैश था, है ना। तो तीसरे खलीफा भी कुरैश कबीले के थे। अब इन्होंने एक गलती कर दी। वो गलती क्या की, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन चलाने में अपने ही कबीले के लोगों को लिया। इससे दूसरे कबीलों जो थे वो इनसे नाराज़ हो गए और फिर इन्होंने उस्मान की हत्या कर दी। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैं देश की प्राइम मिनिस्टर बन जाती हूँ, देश चलाने में अपनी ही फैमिली का हेल्प लूँ, दूसरों को ना पूछूँ, तो दूसरों को गुस्सा तो आएगा ना। जो कैपेबल लोग हैं उनको ना पूछा जाए तो गुस्सा आएगा। तो यही हुआ था, यही गलती खलीफा उस्मान ने की थी। वो कुरैश कबीले के थे तो उन्होंने अपने ही कबीले के लोगों को हाई पोस्ट दे दी थी। इससे जो दूसरे कबीले थे वो नाराज़ हो गए थे और उन्होंने उस्मान की हत्या कर दी। द थर्ड खलीफा उस्मान tried to expand his control to Central Asia within 10 years of the death of Prophet Muhammad Sahib. ठीक है, अरब took control over vast area of Nile and Oxus. There were also quarrels over political expansion, which led to the threat to the unity of the Ummah. The third Khalifa Osman clan was named Quraysh, उनके कबीले का नाम कुरैश था. In his administration, he took the people of his own clan, which led to the quarrels with other tribes, and Usman was killed. ठीक है, उनका assassination, हत्या कर दी गई. इसके बाद चौथे खलीफा आए. चौथे खलीफा अली थे. अली और मक्का के जो रिच का एरिस्टोक्रेसी जो लोग थे उनके बीच में झगड़े हुए, डिस्प्यूट हुए. इनके बीच में 2 युद्ध भी हुए. इससे मुसलमानों में दरार पड़ गई और इस्लाम जो था 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया. 2 सेक्ट कौन से थे? शिया और सुन्नी. ठीक है, अली ने अपने आप को जो था कूफा में स्थापित कर लिया. उसने मोहम्मद की पत्नी आयशा के नेतृत्व वाली सेना को ऊँट की लड़ाई में पराजित किया. कूफा एक जगह है, उन्होंने वहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था और मोहम्मद साहिब की पत्नी आयशा के नेतृत्व में सेना के साथ लड़ाई हुई, जिसे हम ऊँट की लड़ाई कहते हैं. उसमें उन्होंने आयशा को हरा दिया. परंतु यह उस्मान के नातेदार और सीरिया के गवर्नर मुआविया के गुट का दमन ना कर सके. मुआविया कौन थे ये मैं आपको अभी नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ. तो ये जो तीसरे खलीफा थे उस्मान, उनके जो नाती थे मुआविया, उस गुट का दमन ना कर सके. उनके साथ भी लड़ाई हुई पर वो उसको ना दबा सके.
और यह लड़ाई संधि के द्वारा ख़त्म हो गई। परंतु इस युद्ध के बाद उनके जो फॉलोअर्स थे वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। एक ग्रुप उनका लॉयल था और दूसरा उनके अगेंस्ट हो गया। जो ग्रुप उनके अगेंस्ट हो गया था उसको खरजी कहा गया। और फिर कहते हैं कि एक खरजी ने, यानी जो उनका ऑपोजिशन वाला ग्रुप था, उसके एक पर्सन ने इनको कूफा की मस्जिद में अली की हत्या कर दी। इस तरीके से अंतिम और चौथे खलीफा हजरत अली की हत्या के बाद खिलाफत को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। फोर्थ खलीफा अली एंड मक्का एरिस्टोक्रेसी caused quarrels and two wars between them led to a rift between the Muslim and Islam divided into two parts, that is Shia and Sunni. अली इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एट कोफा, उसने कोफा में अपने आप को इस्टेब्लिश किया। ही डिफीटेड द आर्मी लेड बाय आयशा मोहम्मद्स वाइफ इन द बैटल ऑफ कैमल्स इन 657। ये 1 मार्क में आ सकता है बेटे। 657 में अली ने किन को पराजित किया था और उस लड़ाई को क्या बोलते हैं? तो उसको बैटल ऑफ कैमल्स कहते हैं। But he was unable to suppress the groups led by Muawiyah, a kinsman of Uthman and the governor of Syria. ठीक है। This battle divided his followers into two groups. Some of them remained loyal to him and some of them left him. Those who left him came to be known as Kharjim. Soon after, Ali was assassinated by a Kharji in a mosque at Kufa. ठीक है। और इस तरीके से जो खिलाफत था उसकी पावर ख़त्म हो गई। इसके बाद जो नया वंश आया था दैट इज़ उम्मयद डायनेस्टी। इस उम्मयद डायनेस्टी की स्थापना 661 में हुई थी और मुआविया ने किया था। और ये राजवंश जो था 90 ईयर्स तक चला था और 750 तक जारी रहा। तो इसके बारे में बेटे हम कल पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल एक बार हम इसे पिक्चर्स से रिवाइज कर लेते हैं। तो बेटे ये जो थे मैंने आपको थर्ड खलीफा से ही समझा रही हूँ, दैट इज़ अबू बकर। ठीक है। पहले खलीफा थे अबू बकर, 2 साल तक शासन किया और विद्रोहों को दबाया। सेकंड खलीफा आए उमर, जिन्होंने एक्सपेंशन पॉलिसी लागू की। और ये तीसरे खलीफा थे उस्मान। ठीक है, जिन्होंने कि कुरैश कबीले के थे और इन्होंने कुरैशियों को ही इम्पोर्टेंस दी थी। तो ये गलती हो गई थी जिसके कारण इनकी हत्या कर दी गई। ये चौथे खलीफा थे अली। इनका और मक्का के अबिजात वर्ग के साथ 2 लड़ाइयाँ हुई थी और ये दोनों लड़ाई जो थे वो जीत गए थे। एक लड़ाई इनकी पैगंबर मोहम्मद साहिब की पत्नी आयशा के साथ हुआ था, जिसे ऊँट की लड़ाई कहते हैं, उसमें ये जीत गए थे। लेकिन मुआविया जो थे उनके साथ, जो कि तीसरे खलीफा उस्मान के नाती थे, उनके साथ जो लड़ाई हुई थी वो जीत नहीं सके और एक संधि के ट्रीटी के द्वारा जो थी वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन इस लड़ाई के बाद इनके जो फॉलोअर्स थे वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। एक जो थे वो इनके लॉयल थे और दूसरे इनके जो अगेंस्ट थे उनको खरजी कहा गया। और फिर कहते हैं कि एक खरजी ने इनको कूफा के मॉस्क्यू में मस्जिद में जो था उनकी हत्या कर दी थी। और इसके बाद जो था इनका खिलाफत की पावर जो थी वो ख़त्म हो गई थी और इसके बाद जो था वो न्यू डायनेस्टी जो थी वो स्थापित हुई थी, जिसे हम उमाविया कहते हैं। तो इन्होंने 750 तक ये वंश जो था उम्मद वंश जिसे हम कहते हैं वो चला था। तो इसके बारे में अब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। उम्मीद है आपको बेटे यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू बेटा।